नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर। दोस्तों, मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। आज से कुछ मैं नया इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। सो बेसिकली आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है। सो वी आर गोइंग टू फॉलो द टू डू लिस्ट। ठीक है, डेली हम कुछ एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगे, तो आप आराम से चाय कॉफ़ी नाश्ता आराम से लेके बैठिए, पेन कॉपी हाथ में लेके बैठिए। सो बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस सेवरल इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट आंसर इवैल्यूएशन, जो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था फ्राइडे को। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट एथिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे, ऐसे क्वेश्चन ऑफ द डे। ये कुछ न्यू एडिशंस हैं। वोकैबुलरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वोकैबुलरीज हैं, टॉप 3 वोकैबुलरीज कौन सी हमारे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से निकली हुई हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अपना एडिटोरियल एनालिसिस, फिर प्रीलिम्स मेंस क्वेश्चन जो हम अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं, और नेक्स्ट लास्ट में हम एक बार अनाउंस करेंगे कि अगली डेट, हमारे विनर्स के अनाउंसमेंट की डेट अगली कब होगी। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको एडिटोरियल एनालिसिस के बारे में बताता हूँ कि हम कौन से आर्टिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना न्यूज़पेपर। ये है आज का एडिटोरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको शायद बताऊंगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो प्री प्लान्ड है, राइट। चाहे वो इंडिया का वोट करना, वोट मतलब कि एब्सटेन करना, क्या वो प्री प्लान्ड था, या फिर यूक्रेन पर रशिया का हमला करना, ये एक प्री प्लान्ड था। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। एक ये आर्टिकल हम कवर करेंगे, उसके बाद हम टैकलिंग द प्लास्टिक प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, हालांकि ये जो 2 आर्टिकल आप देख रहे हो, टेस्टिंग वोट और एनाटॉमी, इन दोनों को मैंने एक क्लब किया हुआ है, और इसको कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अ डे टू एम्बडी ट्रू स्पिरिट ऑफ साइंस, ये ठीक है। ये सिर्फ आज वैसे भी 28 फरवरी है, और 28 फरवरी की महत्वता क्या है, सीवी रमन जी का एनिवर्सरी मनाया जाता है यहाँ पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल को आप मत पढ़ना, ठीक है। बीजेपी लूजिंग ग्राउंड इन उत्तर प्रदेश, ये भी बकवास है, आप मत पढ़ना, यूपीएससी के हिसाब से नहीं है। सो बेसिकली हम कवर करेंगे इन 2 आर्टिकल्स को, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो खुलने वाली हैं, रीजंस आपको पता चलने वाले हैं। ओके, आइए चलते हैं हमारे एडिटोरियल पे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथिक्स कोट ऑफ द डे। देखिए, ये आईआर से रिलेटेड मैंने चीजें रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। द विल टू पावर एग्जिस्ट, बट इट कैन नॉट बी टेम्ड एंड बी गाइडेड बाय रेशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल ड्यूटी। ठीक है, ये पावर और मोरल ड्यूटी के बीच में एक जुगलबंदी है, और एक कॉन्फ्रंटेशन भी है। ठीक है, सो इट्स वेरी एथिकल इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन दैट पावर। वो कहते हैं ना, विथ पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो क्या हम उस मोरल ड्यूटी को भी बैलेंस कर पाएंगे उस पावर के साथ। सो इस टेक्स्ट स्टेटमेंट को आप एग्जामिन करिएगा इंटरनेशनल रिलेशन वाले मुद्दों पर, चाहे वो रशिया, यूके, यूएस, कुछ भी हो गया। ठीक है, ये 2 महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अपने कमेंट दिए थे इंटरनेशनल रिलेशन पे, पावर से रिलेटेड। तो आप इनको कोट कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे अपना आंसर या फिर अपना फ्रेमवर्क मुझे सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि बाकी बच्चे करते हैं। ओके, नाउ ऐसे से रिलेटेड, इनफैक्ट ऐसे भी जो निबंध है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गेम चेंजर होता है हमारे मेंस पेपर में दोस्तों। ओके, सो ग्लोबल ट्रेड वॉर, व्हाट इज, वेयर इज वर्ल्ड हेडेड। ठीक है, वैश्विक व्यापार युद्ध, विश्व किस ओर बढ़ रहा है। ये दोनों बच्चे हैं हिंदी इंग्लिश के। अगर आप चाहें तो आप दोनों अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं, हम देख लेंगे, हम इवैल्यूएट कर लेंगे। जनरल चाहिए मुझे, डिटेल में नहीं चाहिए। आप क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, क्या रणनीति अपनाते हैं इस सवाल को निपटने के लिए, मुझे वही चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। ओके, 3 वर्ड ऑफ द डे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी हम जब बात करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस में तो इसका जिक्र आएगा। सबसे पहले तो ये वर्ड है, ये तो प्रोनाउंसिएशन में इतना खतरनाक वर्ड था कि मुझसे खुद नहीं प्रोनाउंसिएट हो रहा था। ठीक है, खैर इसको कहते हैं वेल्टेंग शांग। वेल्टिंग शांग का मतलब, ये ग्रीक वर्ड है। वेल्ट का मतलब यहाँ पे होता है वर्ल्ड, और
जो शांग होता है, शांग का मतलब होता है व्यू, सो बेसिकली वेल्टन शांग का मतलब होता है वर्ल्ड व्यू। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन मीनिंग दी गई है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। व्हाट इज ग्लोसोफोबिया? क्लॉस्ट्रोफोबिया आपने सुना होगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज लाइक फियर, एक्सट्रीम फियर किसी भी चीज का। ठीक है, डर अलग होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया एक अलग फियर होता है। ठीक है, बहुत इंटेंस इरेशनैलिटी हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, डाउट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ग्लोसोफोबिया क्या है? ग्लोसोफोबिया दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग से जिन्हें डर लगता है, ठीक है, जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, जो लोग अनकंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, वहाँ पे ग्लोसोफोबिया होता है। और मैरीटाइम स्फीयर, ये अक्सर हमारे आईआर के क्वेश्चंस में आ जाता है, मैरीटाइम स्फीयर। तो ये जानना ज़रूरी है। आई नो आप सब जानते होंगे, लेकिन मैरीटाइम स्फीयर इट्स एब्सोल्युटली एवरी टाइम रिलेटेड टू सी। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज हैं, जो सी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा मुद्दा है। ये जब हम इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो मैरीटाइम स्फीयर से रिलेटेड सी मैरीटाइम हो गया, या उसके रिलेटेड जो प्रोविंस हो गए, जैसे इंडो पैसिफिक हो गया, साउथ चाइना सी हो गया। ठीक है, ये सारे मैरीटाइम से रिलेटेड, सी से रिलेटेड मुद्दे हैं। जैसे मिलिट्री इज लैंड, मैरीटाइम इज सी, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट दीज थिंग्स। अब हम चलते हैं कौन से सेक्शन पे? मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे फ्राइडे को, आप लोगों ने इसका तो आंसर मुझे बताया नहीं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन के आंसर को होल्ड रखता हूं, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोगों को टाइम है, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज कमेंट हियर। ओके, हाँ, इसका जवाब आप लोगों ने दिया है गोल्डन रिवोल्यूशन एंड हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। लेट अस सी। इसका भी मेरे ख्याल से किसी ने आंसर दिया नहीं है, बट या ग्रीन एंड गोल्डन का आप लोगों ने दिया है। सो आयुष का आंसर मैंने ऑब्जर्व किया है गोल्डन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। बेसिकली इन्होंने शॉर्ट नोट लिखी है इस पे, एंड दिस नोट इज एब्सोल्युटली वर्दी। ठीक है, आयुष आपका आंसर एब्सोल्युटली वर्दी है, स्पेसिफिक टू गोल्डन रेवोल्यूशन, एंड दिस इज अ कंप्लीट आंसर। अगर कोई मुझसे कहे कि सर मॉडल आंसर क्या होगा इसका, तो आप बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, ठीक, आप इसको एग्जैक्टली मेंशन कर सकते हैं जो आयुष ने मेंशन किया है। एंड वेल डन आयुष, आई 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 लिटरली देयर हैज बीन एनी फ्लॉ इन इट। अच्छा आंसर लिखा है तुमने गोल्डन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, एवरी पॉइंट यू हैव टच्ड, सो दिस इज ओके, गुड। आयुष फिर समझाते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, दैट इज ऑल्सो, सो यू गाइस कैन रेफर हियर। आप लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, यहाँ पे डियाना ने मेंशन किया है मेन रीजन अबाउट ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम डिसअपियरेंस इज एट्रीब्यूटेड टू हाई रिकरेंस कॉस्ट। सो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने इस इनिशिएटिव को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि एक हाई रिकरेंस कॉस्ट, फंडिंग बहुत ज़्यादा लग रही थी इसमें। ठीक है, जितने भी कंट्रीज थे उनके यहाँ से एक सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक, तो ऑफ कोर्स जब विजिट एंड ट्रेनिंग जब एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन कराएगी हर कंट्रीज में, तो फंडिंग बहुत ज़्यादा लगेगी और कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। इस वजह से हर कंट्रीज ने अपना एक अलग अलग सिस्टम अपनाया। उन्होंने कहा कि भाई हम कर लेंगे, आप ज़्यादा बर्डन मत दो, क्योंकि कभी कभी लगता था लोग कंट्रीज को कि हम वर्ल्ड बैंक से एहसान ले रहे हैं और उसके बदले में वो हमसे कुछ ले लेगा। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड बैंक वाली जो सिस्टम थी उन्होंने वीएनटी को बंद कर दिया, रोक दिया। और बेसिकली कुछ कुछ कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी ठीक रहती है, बेसिकली उनमें इन्होंने रोक दिया। हाँ, किसी किसी कंट्रीज की इकोनॉमी या फिर उसकी ग्रोथ बहुत ढीली होती है, बहुत कमज़ोर होती है, वहाँ वर्ल्ड बैंक थोड़ा सा खर्चा करता है। तो ये एक रीज़न था। नितेश का जो आंसर है वो भी बेहतरीन है, विथ रेफरेंस टू द ग्रेन मैनेजमेंट। ठीक है, हालांकि नितेश ने बिल्कुल ही वो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं जो मैंने पढ़ाया था लास्ट फ्राइडे को, विथ रेफरेंस टू माक्रो एंड माइक्रो। बट नितेश आपको माइक्रो से रिलेटेड और चीज़ें हमें डीटैंगल करनी होगी यहाँ पे। सो व्हेन वी से माइक्रो, सो सारी चीज़ें आएंगी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड भी चीज़ आप में इसको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ओवरऑल योर आंसर इज 80% इज करेक्ट, रेस्ट यू कैन ऐड दोज फैक्टर्स। ठीक है, आई नो दिस इज अ पार्ट ऑफ GS3, बट यू शुड
राइट एंड मेंशन GS2 का ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, क्योंकि ये क्लब हो जाते हैं यहाँ पे. ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड, कंग्रेचुलेशन. सो नितेश, या वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस. दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि नितेश और जानवी, आप लोग प्लीज़ इस ईमेल एड्रेस पे मेंशन कर दीजिएगा इन केस यू वांट टू गो फॉर द फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन एनी कोर्सेज अवेलेबल ऑन सिविल्स डेली प्लेटफॉर्म. ठीक है, इसको प्लीज़ आप उस ईमेल पे पार्थ सर हैं, पार्थ सर को आप ईमेल करिए, जो भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड ही विल एड्रेस. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. और हाँ, ध्यान रखिएगा वीडियो के एंड में आई विल टॉक अबाउट दी नेक्स्ट डेट, कब हम अनाउंस करेंगे. ओके, ये हमारे प्रीलिम्स प्रोग्राम है. इन केस आप लोग चाहें, जानवी और नितेश, यू कैन एनरोल हियर एंड गेट फ्लैट 20% ऑफ इन दीज प्रोग्राम्स. Okay, nobody else will get any kind of discount, but you guys have proved your dedication and consistency. ठीक है, so guys, please बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और फॉलो करिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए. ठीक है, इफ इट इज एडिंग वैल्यू टू यू. ओके, तो आज है नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी, महीने का आखिरी दिन भी है. जो लोग अभी भी जगे नहीं हैं, उठ जाइए. और 1 तारीख, कल 1 मार्च है, तो अब से भी अगर आप अपना रेजोल्यूशन लेके चलते हैं, तैयारी को अपनी स्ट्रांग बनाते हैं, तो अभी भी थोड़ा सा उम्मीद है कि आप पार कर जाएंगे इस लकीर को जो 5 जून को है. ठीक है, सो इस साल की थीम क्या है? नेशनल साइंस डे की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर. ये थोड़ा सा याद रखिएगा. ठीक है, भारत सरकार ने इस पूरे हफ्ते को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के नाम से ये जाना जाएगा, ये पूरा हफ्ता, जो कि नेशनल साइंस डे है. सर सीवी रमन ने की जो डिस्कवरी थी, रमन इफेक्ट, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लाइट स्कैटरिंग, उसको सम्मान देते हुए और ये पब्लिश किया गया है. भाई, ये नोबेल पुरस्कार भी थे उस टाइम पे 1928 में. ठीक है, सो द प्रोग्राम अपीयर्स टू हैव बीन डिजाइन टू मेक यूथ बी प्राउड ऑफ इंडिया साइंटिफिक अचीवमेंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं समझेंगे. हाँ, एक एंगल हम यहाँ ये जानेंगे कि भाई आप ये बताओ कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे से ये अलग क्यों है. ठीक है, नेशनल साइंस डे वर्सेस नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कब मनाया जाता है ये NTD. ओके, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा. ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल के ऊपर, जहां सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई क्या दिक्कत आ गई अब, जब ये लगता है कि अब इंडिया एब्सटेन कर लिया है वोट देने से. ठीक है, तो आइए इस बात को समझते हैं कि आखिर क्या रीज़न था, क्या वो कुछ रीजंस थे कि इंडिया को वोट करना पड़ा अगेंस्ट, नॉट दी अगेंस्ट, एक्चुअली एब्सटेन, ना तो किसी के अगेंस्ट ना तो किसी के फॉर में. ठीक है, सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वो क्या ऐसी चीज़ है, क्या ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी, क्या UN में इंडिया का वोट ना देना, इंडिया को वोट ना देना, एक तरीके से ना तो फेवर में दिया है ना तो अगेंस्ट में दिया है, क्या ये प्री प्लान्ड था? क्या रशिया ने यूक्रेन पे जब अटैक किया, क्या वो प्री प्लान्ड था कि फरवरी में ही करेगा? क्यों मार्च में नहीं किया, क्यों जनवरी में नहीं किया? इन सब के सवालों का जवाब हम यहाँ समझेंगे. लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे साहब हैं, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वहाँ पे उस टाइम पे TS मूर्ति साहब, उन्होंने उनका कुछ स्टेटमेंट हम ये जानते हैं, एक बार सुन लेते हैं इस वीडियो के थ्रू. ठीक है, इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं पूरे डिटेल में कि इन्होंने जो रेजोल्यूशन पे जो क्वेश्चन उठाया गया था, बेसिकली इनका ये कहना है कि ना तो हम सपोर्ट कर रहे हैं ना तो हम विरोध कर रहे हैं, हमारा स्टैंड अलग है, हम वोट ही नहीं दे रहे हैं. दोस्तों, हमेशा से भारत की एक पॉलिसी रही है, नेहरू जी जिसको इंट्रोड्यूस किए थे, जिसका नाम था NAM, नॉन अलाइंग मूवमेंट. ठीक है, जहाँ पे आप ना तो पक्ष में ना तो विपक्ष में. अभी जो रिसेंटली जो सीरियल देख रखे हैं ना, सोनी पे शार्क टैंक आ रखा है, आई एम आउट ऑफ दिस डील. तो बेसिकली इंडिया इज आउट ऑफ दिस डील. ठीक है, चलिए
काफ़ी चालू हो गया वीडियो, अब हम आते हैं इस पे। सो बेसिकली इस वोट को समझने के लिए ये जो एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट, तो टीएस मूर्ति साहब ने जब ये बताया यूएनएससी में कि इंडिया इज एब्सटेनिंग with this resolution that it would either support or will not support US in it. So basically वोट का एक्सप्लेनेशन ये है, फॉलोइंग पॉइंट्स आप इसको देख सकते हैं। जो हम कहते हैं ना कि हम एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने वोट को, तो ये वर्ड के सिलेक्शन, वर्ड चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सो इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द रीसेंट टर्न ऑफ डेवलपमेंट इन यूक्रेन। उन्होंने ये कहा, हम अर्ज करते हैं कि भाई इस वायलेंस का इमीडिएट सेक्शन होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। कभी भी कोई भी ह्यूमन लाइफ के ऊपर आंच बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, उन पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यूएन सिक्योरिटी उनकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। यूक्रेन भी, रशिया भी इस बात को ध्यान दे। दूसरा कि जो यूएन चार्टर के तहत ये पूरा विश्व बंधा हुआ है, ठीक है, वो चार्टर और पूरा विश्व उस चार्टर को फॉलो करे, उसके लॉस को फॉलो करे, और जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, उसको फॉलो करें, ठीक है। ऑल मेंबर्स शुड ऑनर दीज प्रिंसिपल इन फाइंडिंग द कंस्ट्रक्टिव वे फॉरवर्ड, ठीक है। एक डायलॉग होना चाहिए, एक डिस्प्यूट अगर है तो उस पर डायलॉग होना चाहिए, और कोई भी ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया है तो बैठ के बात करनी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर वी मस्ट रिटर्न टू इट, एंड फॉर ऑल दीज रीजंस इंडिया हैज चोजन टू एब्सटेन ऑन दिस रेजोल्यूशन। ये भारत का स्टैंड था। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं दिसंबर में। आइए जानते हैं कि क्या ये प्री प्लान्ड था, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया सोचने के लिए हम ये जानते हैं कि जो हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, आप सबको पता होगा, एनसीईआरटी सबने पढ़ी है, अब तक वीडियोस देख देख के आप पक गए होंगे, लेकिन ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले ये देखिए, ये तो पता है हमके यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये लोग परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट, जिसमें से रशिया और चाइना, ठीक है, रशिया के खिलाफ ही ये मामला हो रहा है, तो चाइना ने ऑलरेडी एब्सटेन कर रखा है। रशिया खुद है, ऑफ कोर्स ये भी एब्सटेन है। 5 में से 2 लोग तो एब्सटेन हो गए हैं। याद रखिएगा, ये जो डिस्कशन हुई है, ये वीटो या किसी वोट के अगेंस्ट नहीं डिस्कशन हुई। ये डिस्कशन, ये जो वोटिंग हुई है, ये इसलिए हुई है कि रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया है, जो अटैक किया है, इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, उस पे चर्चा होने के लिए ये एक डिस्कशन है, ठीक है। ये किसी के खिलाफ या किसी के अटैक से रिलेटेड नहीं है। ये पहले चर्चा, मतलब कि एक वोट कंसेंसस किया जाए कि इस वाले मुद्दे पे कौन लोग इस चर्चे में सहमत हैं, कौन लोग इस चर्चे में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे और कौन करेंगे, ठीक है। तो अभी वीटो वाली बात नहीं आएगी, वीटो की बात बाद में आएगी। पहले डिस्कशन होता है, एक प्रोसीजरल डिस्कशन होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसीजरल डिस्कशन में भारत ने एब्सटेन किया है कि जो आपने बातें रशिया के खिलाफ कही हैं, भारत एब्सटेन कर रहा है कोई डिस्कशन से, ठीक है, जहां पे ये सारी कंट्रीज ने वोट किया है, ठीक है, ये सारी कंट्रीज ने फेवर में वोट किया है। भारत, चाइना और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने एब्सटेन किया है, ठीक है। ये तो मामला समझ में आ गया, ये जीएस पेपर 2 का सब आपका मामला है, देख लीजिएगा इसको आप लोग पॉज करके वीडियो। सबसे पहले हम चलते हैं कि क्या ये प्री प्लान था। देखिए, दिसंबर 2006 में, दिसंबर 6 2021 में, यानी कि पिछले साल ही, जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो आए थे भारत, राजनाथ सिंह से ये मिले, ठीक है। दिसंबर में राजनाथ सिंह से रशिया के डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, इनके बीच में बात होती है, ठीक है, एक 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग होता है। बोथ मिनिस्टर्स ये डिस्कस करते हैं बायलैटरल, रीजनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल एंड डिफेंस इश्यूज, ठीक है। ये सारी चीजें दिसंबर में होती हैं 6 तारीख के आसपास, ठीक। ऑफ कोर्स इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रशिया ने जरूर इस मामले पे वोट से रिगार्डिंग भारत से बात की होगी, राइट। ये मामला यहां पे अभी हम पॉज करते हैं। उसके बाद हम सबको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी
हर महीने 15 मेंबर हैं, जो 15 मेंबर हैं, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे अगस्त में पता चला था कि अगस्त में भारत के पास थी, राइट, जहां पे अफगानिस्तान वाले इशू भारत डील कर रहा था। ठीक, वैसे करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती है ये। ठीक है, ABCDEFGHIJ। तो फरवरी खत्म हो, मतलब फरवरी शुरुआत में ये किसके पास थी? ये था नॉर्वे के पास। 31 दिसंबर 2022, यहाँ पे 21 होना चाहिए था, यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्वे के पास था। ठीक है, जनवरी 2022 में, और 31 दिसंबर 2022 एंड ऑफ मेंबरशिप टर्म। ठीक है, ये शुरू हो गया फरवरी 2022 से रशियन फेडरेशन का। मतलब रशिया आज की डेट में UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हेड कर रहा है। समझ में आई आपको बात? कि रशिया जो है, कहाँ गया ये रशिया, ये है रशिया जो है, वो परमानेंट मेंबर भी है, और UN सिक्योरिटी काउंसिल को ये हेड कर रहा है, इसकी प्रेसिडेंसी को हेड कर रहा है। ठीक है, मतलब अब हम ये देखेंगे कि क्या रशिया ने ये सब सोच के किया था? उसको पता था कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के 2022 फरवरी में हमारा टर्न आएगा और हम पार्ट होंगे, प्रेसिडेंट हम कंट्रोल करेंगे, लीड करेंगे, एक्चुअली पूरा का पूरा काउंसिल लीड करेंगे, और तभी हम अटैक करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि जो पार्ट 3 है अब मेरा, वहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है। ये तो पार्ट 2 था। तो बेसिकली जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं सर्जी, उन्होंने कहा कि क्या हम रशिया को रिमूव नहीं कर सकते सिक्योरिटी काउंसिल से? क्या ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। UN चार्टर में इसकी व्यवस्था ही नहीं की गई है। UN चार्टर में परमानेंट का मतलब बस ऐसे ही लिख दिया गया है। परमानेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई निकाला नहीं जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन डिलीट, रिमूव नहीं किया जा सकता है, उसकी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब आता है मेरा पार्ट 3। तो वैसे ही दोस्तों, मार्च में UAE करेगा, जो कि एब्सटेन किया है, याद रखिए, ये भी UAE भी एड्रेस करेगा प्रेसिडेंसी, जो कि एब्सटेन किया। उसके बाद आएगा UK, रशिया, अल्बानिया, तब जाके ये कुछ स्टेट्स आएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो गोल है वो रशिया के हाथ में ही है, और पार्ट 3 मेरा यही है। इसीलिए दोस्तों, ये जो पूरा मामला है कि रशिया अटैक्ड यूक्रेन इन फरवरी, हमने कुछ वीडियो भी रिलीज की थी कि ऑफिशियल रिकॉग्निशन रशिया ने दिया है डोनास्क और लुहांस्क, जो इसके 2 एरिया हैं, इसको। ये फरवरी की ही बात है, और फरवरी में ही रशिया ने यूक्रेन पे धावा बोला है, अटैक किया है, क्योंकि US प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड सिक्योरिटी की प्रेसिडेंटशिप उसके हाथ में थी। वो प्रेसिडेंट है अभी, वो कंट्रोल कर रहा है। देखिए, प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है? UN में प्रेसिडेंसी को होल्ड करना, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना, उसका मतलब ये होता है कि ये देख रहे हैं आप, जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो कंट्री एड्रेस करेगी। ठीक है, उस कंट्री के खुद जो इश्यूज हैं वो एड्रेस करेगी। ठीक है, पीस कीपिंग, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम इश्यूज, कुछ भी वो एड्रेस कर सकती है और अपने प्रस्ताव रख सकती है। तो उसके पास एक ऑलरेडी एडवांटेज होगा। ठीक है, दूसरी कोई मेंबर कंट्रीज कोई खिलाफ 1 महीने के लिए उसको नहीं कर सकती हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या ये प्री प्लान्ड था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर प्री प्लान्ड था ये, या फिर क्या था, क्या नहीं था। ठीक है, सो ये सारे कुछ एरियाज हैं जो कि कैप्चर किए गए थे फरवरी के महीने में ही ऑलमोस्ट, और ट्रूप्स भेजी गई थी। ठीक है, सो ये रहा यहां तक का वीडियो कि क्या ये सारा प्री प्लान था, क्या रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करना फरवरी में ही सही समझा, या फिर जनवरी और मार्च में भी कर सकता था। इन सब के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल में, क्या लिखा है, अब आपको पूरी कहानी समझ आएगी। ठीक है, ये है एनाटॉमी ऑफ इंडियाज यूक्रेन डिलेमा। तो बेसिकली ये GS2 का पार्ट है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो। सो बेसिकली ये देखिए, ये न्यूज़ हर जगह, न्यूज़ चैनल, मीडिया और इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह ये छाया हुआ है। ठीक है, यही छाया हुआ है कि क्यों भारत ने
एब्सटेन किया है अपना वोट, ना तो फॉर ना तो अगेंस्ट में। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये क्यों जानना जरूरी है? हम एक आम नागरिक के तौर पे भी ये जानना हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक आईएएस एस्पिरेंट को, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये जानना क्यों जरूरी है कि इंडिया ने कैसी पॉलिसी अपनाई, उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, एक मैं आपको बात बता दूं कि 2000 2000 छोड़िए, 1971 में, मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं यहाँ पे, 1971 में ना, बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है रशिया को। क्यों? दोस्तों, जब बांग्लादेश, जब ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की जब बात चल रही थी ना, उस टाइम पे यूएस ने इंडिया को, मतलब उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत रिपब्लिक हुआ करता था, ठीक है। उस टाइम का जो यूएस था, उसने इंडिया को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की कि तुम बांग्लादेश, मतलब कि पाकिस्तान का विभाजन नहीं करोगे। उसने बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की कोशिश की, लेकिन रशिया एक ऐसी कंट्री थी जब उसने इंडिया का सपोर्ट किया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नेगेटिव वीटो दिया। जब उसने नेगेटिव वीटो दिया, तब जाके वो रेजोल्यूशन यूएस का इंडिया के खिलाफ कैंसिल हुआ और भारत आगे बढ़ा और बांग्लादेश अचीव हो गया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान का विभाजन हो गया वहाँ पे। तो इंडिया कर्जदार है, इंडिया शुक्रगुजार है रशिया का यहाँ पे। तो 1971 से ये बात चली आ रही है और फिर इनका यहाँ पे आना, दिसंबर में बातचीत होना, तो ये सब क्रोनोलॉजी को आप समझिए, ठीक है। सो बेसिकली ये था एक छोटा सा स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। बेसिकली हम इस एडिटोरियल पे अगर आए तो हमारा एडिटोरियल ये है। एडिटोरियल में दोनों पक्षों को हम लेंगे, टेस्टिंग वोट और एनाटॉमी ऑफ इंडियाज यूक्रेन डिलेमा, ठीक है। इसमें जो हैप्पी मैन जैकब हैं, जो राइटर हैं, ठीक है, उनका कहना है कि एक क्या डिलेमा था भारत के मन में जब उसने ये वोट किया। क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो भारत ने ऐसे सोची होगी कि अगर मैं पॉजिटिव वोट करूंगा तो क्या रीज़न आ सकते हैं, क्या बवाल हो सकता है आगे, अगर मैं नेगेटिव वोट करूंगा तो आगे जाके उसके लिए क्या बवाल हो सकता है। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए एक आईएएस एस्पिरेंट को बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने मेंस आंसर में अपनी कलम उठाएं और बेझिझक लिखें। तो 5 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं, समझते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि भारत ने ये जो डिसीजन लिया है वो एक फ्रेंड के रूप में न देख के, बल्कि एक जियो पॉलिटिकल नेसेसिटी के रूप में लिया है, ठीक है। लैंड बाउंड्री, ठीक है, लैंड पॉलिटिक्स, इससे रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक नेसेसिटी है उसकी, क्योंकि रशिया बगल में है, चाइना बगल में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में क्या कहे थे? यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स, you can choose your family, you can choose your relationship, but you cannot choose your neighbors। पड़ोसी आप नहीं चुन सकते। पड़ोसी आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो संबंध उनसे ठीक ठाक से बनाया करिए। रशियन टिल्ट का यहाँ क्या मतलब है? रशियन टिल्ट का मतलब है, हम सीधे सीधे समझते हैं, यहाँ पे चार मतलब केस हो सकते हैं। या तो पहला, इंडिया अगर वोट कर देता यूएस के साथ, ठीक है। दूसरा, इंडिया अगर वोट कर देता रशिया के खिलाफ, ठीक है। तीसरा, कि इंडिया ने जो वोट किया है, एब्सटेन हो गया है इंडिया, राइट, जो कि एक मुद्दा है। चौथा, इंडिया एक्चुअली बिल्कुल ही साइलेंट रहता है रशिया के एग्रेशन पे, ठीक है। इन 4 मुद्दे हो सकते थे। पहला जो मुद्दा है कि अगर इंडिया यूएस के साथ चला जाता तो भाई साहब ये रशिया नाराज हो जाता इनसे, ठीक है, मतलब एक मेजर पार्ट नाराज हो जाता। अब इंडिया अगर रशिया को सपोर्ट करता, मतलब वोट कर देता, तो मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस, यूरोप, ये लोग नाराज हो जाते, ये लोग खफा हो जाते, ठीक है, जो कि इंडिया ने नहीं किया। तीसरा, इंडिया खामोश भी नहीं बैठा भाई, ठीक है, इंडिया ने को कुछ ना कुछ तो कहना था। चौथा, जो ऑफ कोर्स जो उसने डिस्प्लेजर दिखाया कि भाई वोट करके कि हम इससे बाहर ही रहते हैं, इन मुद्दों से बाहर रहते हैं, ठीक है।
ये कुछ 4 ऑप्शन थे इंडिया के पास, जिसने इंडिया ने क्या अपनाया? इंडिया ने ये अपनाया कि भाई हम एब्सटेन करते हैं खुद को वोट करने से। ठीक है, सो द फर्स्ट पोजिशन विल पिट इंडिया अगेंस्ट रशिया। द सेकेंड, जैसा मैंने बताया, वो यूएस के खिलाफ। थर्ड ऑप्शन विल बी रेड एज प्रो रशिया, राइट, एंड द फोर्थ ऑप्शन विल बी टेकन एज लीस्ट हार्मफुल, जो कि इंडिया ने लिया। ठीक है, बेसिकली इंडिया ने ये कहा कि हम कंडेम नहीं कर रहे हैं एक तरीके से रशिया का एग्रेशन और विड्रॉल ऑफ रशियन फोर्सेस इन यूक्रेन, और ना ही हम प्रो रशियन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये मैप आप देखो, ये मैप में अगर आपको समझ में आएगा तो क्या हुआ है कि जो प्रो रशिया है ना, सो देर इज अ रीजन टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि जो प्रो रशिया पोजिशन है, ठीक है, अगर हम इस तरीके से बोलें कि एक एग्रेसिव रशिया, ये यूएस की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। ठीक है, रशिया अगर थोड़ा सा भी ताकतवर होता है और मिलिट्री पावर ज़्यादा होती है, किसी को कैप्चर करता है, तो ये यूएस की प्रॉब्लम है, इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नाटो, नाटो की जो कुछ कंट्रीज हैं, नाटो के 30 कंट्रीज हैं मेंबर उसके, अगर नाटो अपने 30 से 40 भी कर ले तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे रशिया को फर्क पड़ेगा। इंडिया अब भी उसमें कोई हार्म नहीं है। हाँ, इंडिया की प्रॉब्लम कब आएगी? इंडिया की प्रॉब्लम आएगी चाइना। ठीक है, क्योंकि इंडिया को दिक्कत है चाइना से, इंडिया को दिक्कत है पाकिस्तान से, इंडिया को दिक्कत है अफगानिस्तान से, तालिबान से। ठीक है, India's problem is China and it needs both US and West to resolve its China problem. और अगर भारत को चाइना से लड़ना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो भारत को रशिया भी चाहिए और वेस्टर्न कंट्रीज भी चाहिए, यूके और यूरोप भी चाहिए, पूरा का पूरा। ठीक है, सो एक बड़ी पिक्चर को हम यहाँ देखते हैं। बड़ी पिक्चर को देखते हुए हम ये समझते हैं दोस्तों, अगर मैं आर्टिकल पे भी आ जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सी जो इंडिया है, इंडिया आज की पोजीशन में वो डिफेंस टाइज से बना हुआ है रशिया के साथ। ठीक है, इंडिया की डिफेंस टाइज रशिया के साथ बहुत ज़्यादा है। S-400 से लेके काल्शिनोव और कई सारी मिसाइल, काफ़ी ज़्यादा टाइज हैं इनके साथ। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो एरियाज हैं, इंडियन ओशन वाले, साउथ चाइना सी वाले, ये वाले जो एरिया हैं, इसमें भारत को यूएस और यूरोप की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि रशिया को इनसे कोई मतलब नहीं है। जो मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ हैं, मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी, इसमें रशिया भारत की कोई मदद नहीं कर सकता। ये प्रूव्ड है, और ना ही कोई ऐसी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जहां पे मैरीटाइम से रिलेटेड रशिया पार्ट है, जहां इंडिया को वो सपोर्ट कर सके। ओके, अगर इन एरियाज में भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती चाहिए, तो उसको वेस्टर्न कंट्रीज को साथ देना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं पे भारत और जहाँ पे रशिया और चाइना, अगर ये मान लीजिए कि ये लड़ाई थोड़े लंबे समय तक और खिंच गई, तो ये तय है कि रशिया और चाइना और क्लोज आ सकते हैं, और जब रशिया और चाइना क्लोज आएंगे तो शायद भारत के लिए नुकसान पैदा हो सकता है। ठीक है, और भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि रशिया के साथ एटलीस्ट उसके खिलाफ ना वोट करे, क्योंकि रशिया ही एक ऐसी कंट्री है भारत के लिए जो कि इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया अफगानिस्तान, ये पूरे एशियन कंट्रीज में एकमात्र ऐसा सुपर पावर है रशिया, जो कि भारत की मदद कर सकता है इसमें। ठीक है, हमेशा से रशिया ने बॉर्डर को सॉल्व, इनफैक्ट ये बात भी चल रही है, रशिया, चाइना और इंडिया मिल के जियोपॉलिटिकल इशू अपना रिजॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात, ये पूरी की पूरी बिगर पिक्चर आपको। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि रशियाज इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया। ठीक है, मोर देन एवर आज की डेट में मॉस्को मे और मे नॉट बी एबल टू मॉडरेट चाइनीज एंटागोनिज्म टुवर्ड्स न्यू दिल्ली, बट एन इंडिया रशिया पार्टनरशिप मे बी एबल टू टेम्पर ग्रोइंग आइसोलेशन रादर देन फ्रेंडशिप। ठीक है, सेकंड क्या बताया गया है? सेकंड यही बताया गया है कि भाई जो डुअलिज्म है, देखिए यहाँ पे वेल्टैंग शॉन्गुक का इसका जो मीनिंग आया है समझ में आ गया, मतलब वर्ल्ड व्यू। ठीक है, द प्रीडिकामेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्पेस इज रीलिंग अंडर इमेंस प्रेशर फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान, तालिबान एंड स्ट्रेटेजिक क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये भी मैंने आपको बताया। इमरजेंस ऑफ मैरीटाइम स्फीयर विच रिप्रेजेंट्स, ये सब मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया है।
ठीक है। सो बेसिकली अगर भारत को चाइना के साथ डील करना है अच्छे से, जियो पॉलिटिकल ट्रेड भी डील करनी है, साउथ चाइना सी भी डील करना है, तो चाइना के साथ दोस्ती, रशिया के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन रखना पड़ेगा। ठीक है। देयरफॉर रशिया, to put rather bluntly, is perhaps the only partner of the consequences in the entire continental stretch। ठीक है। अभी तो हमें ये देखना है दोस्तों कि आप ये मत सोचिए कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई है। नेक्स्ट मंथ क्वाड की मीटिंग होने वाली है। कहाँ पे? जापान में क्वाड की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान एक साथ मिलेंगे जापान में। वहाँ पे मोदी जी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी या फिर बहुत चैलेंजिंग होगा इस मामले को एड्रेस करना कि उन्होंने यूएस का साथ क्यों नहीं दिया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकता है यहाँ पे। ठीक है। 3-4 चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आप ज़रूर ध्यान दें। बेसिकली ये है जो मैंने एक तो आपको बता दिया कि क्वाड की मीटिंग होने वाली है। ठीक है। सो द वास्ट मैरीटाइम स्फीयर, इंडो पैसिफिक टू बी प्रिसाइज, रशिया इज नॉट ग्रेट कॉन्सिक्वेंस टू इंडिया। ये भी आपको मैंने बता दिया है कि इंडिया इज सिंपली नॉट इन अ पोजिशन टू एड्रेस द चाइना चैलेंज इन द मैरीटाइम स्फीयर विदाउट द एक्टिव सपोर्ट ऑफ ये। ठीक है। मैरीटाइम से रिलेटेड, सी कोस्ट से रिलेटेड बिना यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के भारत नहीं कंट्रोल कर सकता, विजय प्राप्त कर सकता। ठीक है। भारत को करना पड़ेगा क्या? न्यू दिल्ली विल चूज इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल्स। ठीक है। दिस इज नथिंग न्यू, न्यू दिल्ली हैज चूजन इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इन द पास्ट। पहले भी भारत ने दूसरे कंट्रीज से अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ के इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ फैसले लिए हैं। ठीक है। चाहे वो बांग्लादेश से रिलेटेड हो गया, या फिर म्यांमार से रिलेटेड हो गया, या फिर यूएई से, ईरान से रिलेटेड हो गया, फ्रांस से रिलेटेड हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। सो गोइंग फॉरवर्ड इफ टेंशन इन रशिया एंड द वेस्ट परसिस्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण बदल सकता है अंतर्राष्ट्रीय चुनाव का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का। इंडिया विल मेक कैविएट स्टेटमेंट एंड विल नॉट बी प्रेशर्ड बाय आइदर पार्टी। होना भी यही चाहिए, जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि इंडिया का कहीं ना कहीं एक दबाव था रशिया की वजह से कि उसने शायद ये वोट जो है एब्सटेन किया है रशिया की वजह से। लेकिन इंडिया को एक अपना अलग स्टैंड लेना चाहिए, वो किसी भी थर्ड पार्टी के अंदर दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंडिया को अपना इंटरेस्ट भी तो देखना है, बिकॉज वी आर ऑल्सो एन एमर्जिंग इकोनॉमी। ठीक है। थोड़ी सी भी चूक आने वाले 20 साल बाद शायद हमें तकलीफ दे सकती है। ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे भारत को ये इंश्योर करना कि जो हम आज कर रहे हैं कहीं उसकी वजह से हमें 10 साल या 15 साल बाद कोई भुगतना ना पड़े, वो भी जियो पॉलिटिकल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है। आई होप ये मज़ेदार रहा होगा सेशन, आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डाले हुए हैं। इंडिया हैज़ बीन एडवोकेटिंग अ परमानेंट सीट इन यूएससी, हम सबको पता है। वो क्या ऐसे इश्यूज थे जो इंडिया रखना चाहती है यूएनएससी के सामने? भारत क्या ऐसे मुद्दों को रखना चाहती है, उनमें आप कमेंट करके बताइए। और जब भारत अगस्त में प्रेसिडेंसी था, मतलब चेयर किया था यूएनएससी को, तो क्या क्या की पॉइंट्स थे भारत ने जो वहाँ पे रखे, अफगानिस्तान के इशू के अलावा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको पॉज करके प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो कि है टैकलिंग दी प्लास्टिक प्रॉब्लम। ठीक है। प्लास्टिक प्रॉब्लम से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी लास्ट ईयर। ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि भाई 2040 तक अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो मैरीन इकोसिस्टम में एक तबाही मचने वाली है और एक भूचाल आएगा जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मार्च 2022 में आने वाला, अब क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो शायद ये डिले हो जाए, क्योंकि यूएनएससी अब ज़्यादा, मतलब इट हैज़ लाइक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी चीज़ों को समझने के लिए, शायद ये डिले हो जाए। लेकिन लेट्स सी, मार्च में इसकी बैठक है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पे, जहाँ पे लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अब अगला मुद्दा क्या है, कैसे हम इसको रिजॉल्व करें, 2040 तक ख़त्म करना है हमें ये सब। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसकी स्थापना 1972 5 जून को हुई थी। ये एक ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है
ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम के तहत काम करती है, जिसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल है आज का, आर्टिकल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के बारे में बात कर रहा है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब ये है कि जो प्लास्टिक आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, दुकान पे सामान लेते वक्त बहुत कंफर्टेबल होते हैं हम प्लास्टिक का यूज़ करने से, जितना ज़्यादा हम लैक्सिटी मतलब जितना ज़्यादा हम आलसपन और कंफर्टेबल होंगे ना, चीज़ें उतनी ज़्यादा टफ होती जाएंगी आगे के लिए। तो आज की डेट में जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर पा रहे हैं अच्छे से, वो हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं संभाल के रखे हैं, उसको मेंटेन करके रखे हैं। जब हम पूर्वज की बात करें तो आदम का ज़माना नहीं, पिछले 100 साल की हम बात कर रहे हैं ठीक है। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रहीं। उसके बाद फिर धीरे 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 चीज़ें हमें सिंक में होती गई। लेकिन प्लास्टिक जो कि बहुत वैश्विक मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सटर्निटी में यहाँ ये बताया है कि जितना ज़्यादा हम आलस करेंगे, जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, सॉरी, कि भाई प्लास्टिक बॉटल सारे यूज़ कर लेते हैं, अरे चल लेते हैं, उतना ज़्यादा आने वाले टाइम पे प्रदूषण होने वाला है और उतनी ज़्यादा तबाही मच सकती है, ठीक है। देयरफॉर जितना कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन पार्टिसिपेशन क्या है? पार्टिसिपेशन रिसाइकलिंग की कुछ नहीं है। तमाम कंपनियां दावा करती हैं कि हम रिसाइकलेबल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, फलान ठिकाना, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। ऑफ कोर्स इनके प्रोडक्ट रिसाइकलेबल हैं, वो प्लास्टिक, बट नोबडी इज डूइंग इट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फंड्स, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लेबर। नॉट ओनली दैट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो कि वो एड्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और उसकी रिसाइकलिंग वाली जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे भी। तो इस पे ये चीज़ फोकस की गई है, ठीक है। स्पेशली जो मैरीन लाइफ है उसको, उससे रिलेटेड बहुत नुकसान होने वाला है। मरीन फिशरीज और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत नुकसान होने वाला है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। प्लास्टिक क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लास्टिक रिप्रेजेंट्स एज एन कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, ठीक है, जो कि एक्चुअली इन्वॉल्व होती है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। देयरफॉर जितने ज़्यादा कंज्यूमर इसके बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा इसको हैंडल करना भी मुश्किल होगा, मतलब कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा लगेगी। तो अगर आज से हम ये इंश्योर कर लें कि भाई सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, तो आगे आने वाले कॉस्ट भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। और जो चैलेंजेस अभी जो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उसको करने लगें, तो आज से हम स्टेप 1 2 3 अगर लेते हैं तो अगले 10 साल में वो ऑफ कोर्स रिड्यूस हो जाएगा टू 1/3, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी प्लास्टिक को बैन कर रखा है, लेकिन दोस्तों पता है ये वर्ल्ड को करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कंट्रीज ने प्लास्टिक को बैन कर रखा है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि एक इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात आती है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम, रीस्टोर सॉइल, जो उसकी क्वालिटी होती है उसकी भी बात आ रही है यहाँ पे। एक तरफा फिर गेम चलने लगता है, अगर कुछ लोग सेल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं सेल कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी कंट्रीज़ में प्लास्टिक की प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत कम होती है तो उस लोग उस कंट्री में जाके और सेल करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा एक इंटरनेशनल इशू है, इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ कि मैंने कहा कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इसने मेंशन की गई है कि हम क्या क्या इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कॉजेज इनकन्वीनियंस टू कंज्यूमर, इंक्रीज सब्सटीट्यूशन कॉस्ट, क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक लीडिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेस इनकम जनरेशनल, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम एक ही बार में इसको बंद कर देते हैं तो हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे इनके लिए, ठीक है। जहाँ की कहा गया है कि भाई कमांड एंड कंट्रोल वाली पॉलिसी अपनाओ, ठीक है, ये अप्रोच अपनाओ, एंड एक फिस्कल रिफॉर्म ले आओ जहाँ पे इको टैक्स और सब्सिडीज वाली बात आए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि हम इको टैक्स को हम प्रमोट करेंगे और इन्वायरमेंटल टैक्स, एक तरीके से इकोलॉजिकल टैक्स, इसको हम प्रमोट करेंगे। और जो कंट्री, जो सिस्टम, जो लोग जितने ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करेंगे उसको उतना ज़्यादा इको टैक्स देना पड़ेगा। और एक सोशल कॉस्ट भी यहाँ इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो
इको टैक्स रेट जो प्लास्टिक पे लगेंगे और एक सोशल कॉस्ट को ब्लेंड होके चलना पड़ेगा। ठीक है, सो ये एक बेसिकली कंसर्न था, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इसलिए लाया गया क्योंकि अभी मीटिंग होने वाली है। कहाँ पे? यूएनईपी वाली जो मीटिंग होने वाली है मार्च में, इसलिए ये पूरा का पूरा मुद्दा ले आया गया। ये पूरी जो बहस है वो हमारे प्लास्टिक को रिड्यूस करने से रिलेटेड है। जो मेन इसमें जो बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ बात की गई है इको टैक्स या सब्सिडीज। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट, जो स्कीम्स, जो इंस्टीट्यूशंस इन सारे चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, कोई ऐसी सब्सिडी है जो कि प्लास्टिक, अनफॉर्चुनेटली उसमें प्लास्टिक का इन्वॉल्वमेंट है, अनफॉर्चुनेटली उसमें ऐसी प्रावधान है जिसमें कि लोग पोल्यूशन को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि एक कंपाउंडिंग प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक, तो उन उन सब्सिडीज़ को, उन प्रोग्राम्स को तुरंत रोकने के लिए, तुरंत एक्शन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। हाँ, यूएनईपी से रिलेटेड था कि भाई यूएनईपी प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे बता दीजिएगा कि यूएनईपी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, वो क्या है वो बता दीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रोग्राम यूएनईपी ने रन किए हैं, वो क्या है वो बता दीजिएगा। और हाउ इज डिफरेंट यूएनईपी फ्रॉम यूएनईए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से क्यों डिफरेंट है, वर्सेस मतलब क्या होगा। ठीक है, चलिए ये है मेंस का आंसर, आप कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आता हूं दोस्तों कि हम जो अपनी अगली लास्ट मतलब लास्ट पे अब हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो हम करेंगे वो है 10th ऑफ मार्च को। ओके, हमारे जो विनर हैं, जो हमें डेडिकेटली और कंसिस्टेंटली हमें फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, 10 मार्च को हम नाम अनाउंस करेंगे। एंड वंस अगेन गाइज, जो स्पेशली नितेश और जानवी, आप लोग पार्थ सर को ईमेल करिए, उनको बताइए डिटेल अपनी। कोई अगर डाउट हो तो वो भी आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं। ओके, अगला 10 मार्च इंतज़ार करिएगा, पूछे गए सवालों का ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।